खनकपुर नामक एक शांत गांव में, जो एक घुमावदार नदी के किनारे बसा था, किशन नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। वो दिन रात जाल डालकर मछलियां पकड़ता ताकि अपने और अपनी बेटी गौरी के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। गौरी, जो जन्म से अंधी थी, फिर भी सुंदर और हंसमुख थी, लेकिन दुनिया अक्सर उसका मजाक उड़ाती थी। आज फिर एक मछली नहीं फंसी। गौरी की माँ के जाने के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। उसकी अंधता की वजह से कोई उससे शादी नहीं करना चाहता। मैं क्या करूं? किशन ने ये बात अपने दोस्त काका से साझा की, जो हमेशा उसे हौसला देता था। हिम्मत मत हार किशन, ऊपर वाला हमारी परीक्षा लेता है, पर विश्वास और सांस हमें रास्ता दिखाता है। सब कुछ अफवान पर छोड़ दो। हे भगवान, मेरी बेटी की किस्मत का दरवाजा खोल दे। किशन ने फिर से जाल डाला, पर दिन के अंत में मुश्किल से कुछ मछलियां मिली, जो एक समय के खाने के लिए भी कम थीं। बाजार में वह चिल्लाया, ताजी मछलियां अभी पकड़ी हैं, लेकिन थोड़े से पैसों के साथ घर लौटा। गौरी उसकी उदासी भांपकर चुपचाप झोपड़ी के बाहर बैठी थी। पापा, इतनी देर क्यों? मैं अकेले डर रही थी। बेटा, आज मछलियां नहीं मिली, कल तू मेरे साथ चलना। साथ रहेंगे तो चिंता नहीं होगी। अगले दिन किशन गौरी को लेकर नदी पर गया। उसने गौरी को नाव में बिठाया। बस आराम से बैठ बेटा। गौरी ने अपने पिता पर भरोसा किया और चुपचाप बैठ गई। किशन ने नाव खेती, पर घंटों बाद भी जाल खाली रहा। ऐसे ही चला तो हम भूखे मर जाएंगे। तभी किशोर नाम का एक और मछुआरा अपनी नाव लेकर आया। गौरी को देखकर उसने मजाक में कुछ कहा, जो किशन को चुभ गया। किशन, ये कौन? तुम्हारी बेटी जो अंधी है? वैसे खूबसूरत तो है, बस आंखों की कमी है। वो मेरे लिए सबसे सुंदर है। गौरी ने ये सब सुना और मन ही मन उदास हो गई, पर अपने पिता को दिलासा दिया। पापा, मैं ठीक हूँ, आपका प्यार मेरे लिए काफी है। चल, मैं जंगल से फल लाता हूँ, हम साथ खाएंगे। किशन गौरी को नदी किनारे छोड़कर जंगल गया, पर घंटों तक नहीं लौटा। गौरी घबरा गई। पापा, कहाँ हैं आप? उसी वक्त वीर नाम का एक युवा व्यापारी, जो गांव से गुजर रहा था, गौरी को अकेला देखकर रुक गया। तुम कौन हो? जंगल में अकेली क्यों? मैं गौरी हूँ। मेरे पिता मछली पकड़ने गए हैं और मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं देख नहीं सकती। तुम्हारी सादगी और सुंदरता तुम्हारी इस कमी को छोटा कर देती है। तभी एक जंगली कुत्ता वीर पर भौंकते हुए दौड़ा। बचाओ! उसी समय किशन लौटा और पास पड़ी एक लाठी उठाकर कुत्ते को भगा दिया। आपने मेरी जान बचाई। आप कौन हैं? मैं किशन, गौरी का पिता। एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। कोई मुसीबत हो तो मुझे याद करना। वीर चला गया, पर गौरी की सादगी उसके दिल में बस गई। कुछ दिन बाद वो अपने दोस्त और व्यापारी साथी रमेश से अपनी भावनाओं का जिक्र करता है। मैं गौरी को भूल नहीं पा रहा। उसकी सादगी, उसका भोलापन, मैं उससे प्यार करता हूँ। तू उससे और उसके पिता से मिल, अपनी बात रख। इधर किशन गौरी की आंखों के लिए परेशान था। उसने सुना था कि एक मशहूर हकीम शहर में आया है, जो आंखों का इलाज कर सकता है। बेटा, शायद ये हकीम तेरी आंखें ठीक कर दे। पापा, आप पहले भी मुझे कई जगह ले गए, पर कुछ नहीं हुआ। फिर भी चलिए कोशिश कर लेते हैं। किशन और गौरी हकीम के पास गए। रास्ते में वे एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठे। तभी एक तेज हवा चली और पेड़ की एक टहनी गौरी के पास गिरी, जिससे वह डर गई। पापा, ये क्या था? बेटी, उसे टहनी गिरी है, डर मत, मैं हूं ना। वे हकीम के पास पहुंचे। हकीम ने गौरी की आंखों की जांच की और बताया कि एक छोटी सर्जरी से उसकी रोशनी लौट सकती है। तुम्हारी बेटी की आंखों का इलाज संभव है। सर्जरी के बाद वह देख सकेगी। हकीम साहब, अगर मेरी बेटी की आंखें ठीक हो सकती हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। सर्जरी सफल रही और गौरी की आंखों की रोशनी लौट आई। पापा, मुझे सब दिख रहा है, मेरी आंखें ठीक हो गईं। हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे जीवन की चिंता एक पल में दूर कर दी। देखा पिताजी, मैं कहती थी ना कि सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, वह सब ठीक कर देगा।
उसी समय वीर गौरी और किशन को ढूंढते हुए उनके गांव पहुंचा। गौरी, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। किशन जी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। क्या आप उसका विवाह मुझसे करेंगे? लेकिन मेरी बेटी तो अंधी है। पापा बताइए कि मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। मैं वीर का इम्तिहान ले रहा था। किशन ने सारी कहानी सुनाई। गौरी की आंखें ठीक हो गईं? यह तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे उसकी अच्छाई और सादगी ही पसंद थी। उसकी कमी मुझे कभी नहीं रोकती। किशन ने वीर को आशीर्वाद दिया। वीर और गौरी की शादी धूमधाम से हुई और वे खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। कहानियाँ कई तरह की होती हैं। कुछ हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो दिल को छूकर जिंदगी को नया मोल दे देती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ, रूपा की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। नाम था रूपा। जब वो सिर्फ 2.5 साल की थी, उसकी माँ दुनिया छोड़ कर चली गई। माँ का चेहरा तो उसे याद नहीं था, बस कुछ धुंधली सी तस्वीरें दिल में बची थीं। रूपा का एक छोटा भाई था जो तब सिर्फ 1 महीने का था। माँ के जाने के बाद दादा दादी और परिवार ने दोनों बच्चों को प्यार से पाला। जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन परिवार को चिंता थी कि इन नन्हे बच्चों की परवरिश कैसे होगी। इसलिए रूपा के पिता ने दूसरी शादी का फैसला लिया। नई माँ अपने साथ अपनी बेटी को भी लाई, लेकिन ये नई माँ का दिल उतना बड्ढा नहीं था। उसे डर था कि कहीं सारा प्यार और संपत्ति रूपा और उसके भाई को न मिल जाए। किसी ने उसके कान में जहर भरा, इन बच्चों को रास्ते से हटा दो, सब तुम्हारा होगा। और बस यहीं से शुरू हुआ रूपा के जीवन का वो काला अध्याय। सौतेली माँ ने कई बार कोशिश की, कभी जहर देने की साजिश, कभी गला दबाने की कोशिश, लेकिन जॉइंट परिवार ने बच्चों को बचा लिया। दादा दादी ने फैसला किया, हम इन बच्चों को अपने पास रखेंगे। और फिर वो गांव छोड़कर फरीदाबाद चले गए। वहाँ रूपा की जिंदगी थोड़ी सामान्य हुई। वो स्कूल जाती, पढ़ती और नन्हा सा सपना बुनती। लेकिन 2006 में एक और आघात आया। उसके दादा दादी दोनों चल बसे। अब रूपा का कोई सहारा नहीं बचा था। सौतेली माँ ने उसे अपने पास बुला लिया। रूपा को घर का सारा काम करना पड़ेडियज था। वो मारती, पीटती, टॉर्चर करती। अगर रूपा चारपाई पर सो रही होती तो वो चारपाई ही पलट देती। एक बार जब रूपा के एग्जाम थे, तब भी उसे स्कूल जाने से रोक दिया गया। वो बोली, पढ़ाई में क्या रखा है, घर का काम सीख, शादी के बाद काम आएगा। रूपा ने अपने पिता से शिकायत की, लेकिन उन्होंने कहा, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारा भला सोच रही है। रूपा ने हिम्मत दिखाई और अपने चाचा के पास जाने की जिद की, लेकिन चाचा बोले, अब तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे पिता की है। मजबूरन वो सौतेली माँ के पास लौट गई। शुरू में सब बदला बदला सा था। सौतेली माँ उसे प्यार से खाना खिलाती, गोद में बिठाती। रूपा को लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक छलावा था। एक दिन पिता ने कहा, तुमने अपनी नानी का घर नहीं देखा, चलो वहां घूमने चलते हैं। रूपा खुश हो गई। उसे लगा शायद उसे परिवार का प्यार मिलेगा। लेकिन इस बीच सौतेली माँ ने चाचा से दादी दादी के छोटे गहने और पैसे हथिया ली। और जब रूपा वापस लौटी तो सौतेली माँ का असली चेहरा सामने आया। गेट पर ही उसने चप्पल, जूते, बर्तन फेंके, गालियां दी, मारा पीटा। रूपा डर गई। उसे भूखा प्यासा रखा जाता। वो धूप में काम करती, रोती रहती। सौतेली बहनें भी उस पर हुक्म चलाती। रूपा ने पिता से गुहार लगाई, लेकिन वो बोले, यही तुम्हारी जिंदगी है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। एक दिन फरीदाबाद वाले चाचा गांव आए। उन्होंने रूपा को फटे कपड़ों में पसीने से लथपथ जादू लगाते देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पिता से कहा कि रूपा को वापस ले जाएंगे, लेकिन उस रात पिता उसे सुबह 4 बजे की ट्रेन से दिल्ली ले गए और रूपा सौतेली माँ के पास अकेली रह गई। उसे डर था कि अब वो नहीं बचेगी। एक रात वो बाहर चारपाई पर सो रही थी। गांव का अंधेरा घना था। रात करीब 2:30 पर अचानक कुछ उसके चेहरे पर गिरा। उसे लगा बारिश हो रही है, लेकिन एक अजीब सी स्मेल आई। वो चीखी, चिल्लाई। उसका चेहरा जल रहा था, आंखें बंद हो गईं। सौतेली माँ खदेड़ी होकर सब देख रही थी, लेकिन मदद को नहीं आई।
रूपा गिरते पदढ़ते अपने बाबा के पास पहुंची। उन्होंने बैटरी की लाइट जलाई और उसका चेहरा देखकर सन्न रह गए। चेहरा काला सूज गया था। रूपा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाबा ने कपड़े से उसका चेहरा रख दा, लेकिन जलन बढ़ा गई। गांव के प्रधान को बुलाया गया। उन्होंने देखकर कहा, इस पर तेजाब डाला गया है। रूपा को पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां सिर्फ एक इंजेक्शन दिया गया। अगले दिन चाचा और पिता उसे दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल ले गए। 15 से 16 घंटे बाद उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन असली लड्डढाई तो अब शुरू हुई। सौतेली माँ ने हमला किया था और पिता ने भी साथ छोड़ा डेच दिया। वो मानते थे कि रूपा की गलती की वजह से ये हुआ। रिश्तेदार ताने मारते, अब ये बेकार हो गई, इससे कौन शादी करेगा, मर जाती तो अच्छा था। घर में सारे शीशे ढक दिए गए ताकि रूपा अपना चेहरा न देखे। एक बार उसने गलती से शीशे में खुद को देखा और डर के मारे बेहोश हो गई। वो चिल्लाई, मुझे मरना है, मैं बेकार हूँ। चाचा ने रूपा और उसके भाई को घर से निकाल दिया। वो रेलवे स्टेशन पर सोए। उनका बैग चोरी हो गया। भाई ने भीख मांगकर पैसे जुटाए और वो नानी के घर पहुंचे। वहां से जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ी। हॉस्पिटल में रूपा की मुलाकात अर्चना से हुई, जो एक और एसिड अटैक सर्वाइवर थी। वो दोस्त बन गए। कुछ साल बाद अर्चना का कॉल आया। उसने बताया कि स्टॉप एसिड अटैक्स नाम का कैंपेन शुरू हो रहा है। रूपा ने हिम्मत की और 5 साल बाद घर से बाहर निकली। वहां उसकी मुलाकात आलोक दीक्षित से हुई, जो इस कैंपेन के फाउंडर थे। उसे लगा वो अकेली नहीं है, लाखों सर्वाइवर्स हैं जिन्होंने उसका दर्द झेला है। रूपा ने अकीरा मूवी में काम किया, डॉक्यूमेंट्रीज में हिस्सा लिया। जो लोग उसे ताने मारते थे, आज वो उससे बात करने को तरसते हैं। उसने सीखा कि खूबसूरती चेहरे से नहीं, दिल से होती है। तेजाब ने उसका चेहरा जला दिया, लेकिन दिल को नहीं छू सका।